Now, कोऑर्डिनेटर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले उसको देखते हैं. So now एग्जाम्पल नंबर 3 निकालो. एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ABC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है. दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. और उसके बाद AB इज इक्वल्स टू AC. नाउ AB बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC. इसके अलावा ये आगे बढ़ा दिया जाए तो यहां पर ये P है, तो PAC. सो नाउ अब देखो, तो AD, ये AD है. AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AD बाइसेक्ट्स PAC जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है. तो ये दोनों इक्वल हो गए. एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है. फिर इसके बाद ना, उसके बाद ये बताया गया है पेज 142 का है. पेज 142 में एग्जांपल नंबर 3, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD इज पैरेलल टू AB. तो एक ये CD बनाया गया है जो कि AB के पैरेलल है. सो CD इज पैरेलल टू AB. इतनी सारी चीजें गिवन है कि गिवन में क्या क्या है कि CD इज पैरेलल टू AB एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC. PAC को हाफ हाफ करता है. और ये भी दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AC. इतनी सारी चीजें दी गई हैं. तो आपको फर्स्ट क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA. तो DAC ये वाला जो एंगल है वो BCA, इसके इक्वल प्रूफ करना है. इसे और इसे इक्वल प्रूफ करना है. नाउ तो अब देखिए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल PAC किसके इक्वल होगा. सो ये दो लाइन का प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है प्रूफ में कि एंगल PAC इट इज इक्वल्स टू एंगल ABC और प्लस एंगल ACB. इसकी बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो बताओ कि PAC किसके इक्वल होगा? PAC. तो PAC इसके और इसके इक्वल होगा कि नहीं? तो PAC इज इक्वल टू ABC और ACB. और ऐसा किस वजह से होगा? दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी. हाउएवर यहां पर ABC और ACB, हमें तो इस एंगल से कंसर्न है, तो ABC और ACB की जगह, दोनों की जगह ACB लिख दो. इसकी जगह लिख दो ACB और इसकी जगह भी लिख दो ACB. ऐसा क्यों है? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो इसलिए ऐसा लिखा गया है. तो इसलिए मैं इसकी जगह ऐसा लिख दिया. एंड PAC क्या है? PAC इज 2 टाइम्स ऑफ DAC. तो इसको लिख लो 2 टाइम्स ऑफ DAC. ऐसा क्यों? हमने, क्योंकि ये आधे आधे एंगल हैं, तो पूरा एंगल आधे एंगल का डबल होगा, पूरी रोटी आधी रोटी की डबल होगी. सो इट इज बिकॉज AD इज एंगल
बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। तो AD एंगल PAC का एंगल बाइसेक्टर है, तो इस वजह से कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि ना इसे 2DAC कहा जा सकता है। तो 2 एंगल DAC किसके इक्वल हो गया? 2 एंगल ACB। सो 2 और 2 को बोलो। सो इसलिए एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। सो हेंस प्रूव। तो पहली बात तो प्रूव हो गई कि ये एंगल इसके इक्वल है। सेकंड कहा गया है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। सो टू प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताओ कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, जैसे यहां पर देखो कि ये एंगल इसके इक्वल हो, तो ये क्या Z नहीं बन रहा है? ये क्या बन रहा है? यहाँ पे Z बन रहा है कि नहीं? और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो AD इज पैरेलल टू BC। सो प्रूफ में देखो कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल DAC किसके इक्वल है? एंगल ACB के इक्वल है। बट दीज आर, लेकिन ये किसके इक्वल है? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो AD किसके इक्वल हुआ? AD इज पैरेलल टू BC। सो AD इज पैरेलल टू BC, बुक में देख लो AD इज पैरेलल टू BC हुआ कि नहीं हुआ? नाउ और साथ में हमको गिवन क्या है बताइए कि AB इज पैरेलल टू CD, ये तो गिवन है। तो बोथ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। सो ABCD इज पैरेललोग्राम। तो इसलिए ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ना ये तो बात प्रूव हो गई कि ABCD पैरेललोग्राम है। और नेक्स्ट इज लास्ट का लिखो। तो इससे ये पता चल गया कि ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम है। अब एग्जांपल 4 देखो। एग्जांपल 4 में ये दिया गया है कि देयर आर 2 पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। लिख लिया? ओके। तो देयर आर 2 पैरेलल लाइंस L एंड M और उसको P क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल है, जो दोनों को काट रहा है। सो यहां देखिए, सो इट इज पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज कटिंग टू इट। नाउ अब देखिए, ओके so it is given कि यहां पर ये दिया गया है कि L and M, these are L and M are parallel lines और उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? That is, it is intersected by P। ना अब हम क्या करेंगे, ये जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो A पे हो रहा है और दूसरी जगह C पे हो रहा है।
जबकि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो P और S, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, P S और Q और R, Q एंड R। अब इसका एंगल बाइसेक्टर लो, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और इधर का इधर से एंगल बाइसेक्टर लो, इधर का इधर से एंगल बाइसेक्टर लो, इधर का इधर से एंगल बाइसेक्टर लो। तो ये आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रूव करो कि ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं तो ए बी सी डी ये रेक्टेंगल होगा। सो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस which is transverse by some other line, तो उसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स आपस में एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये चीज हमें प्रूव करना, लग भी रहा है ये रेक्टेंगल है। सो यहां पर गिवन क्या है? गिवन है कि L is parallel to M and P is transversal, और ये भी गिवन है कि AB, BC, CD, AD are interior angle bisectors, ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। चाहो तो लिख सकते हो कि PAC के फिर ACQ के, इतना ही है। अब टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है ना। प्रूव करने के लिए हमें ये बात मालूम है कि PAC, बोलो PAC किसके इक्वल है? क्या ACR? बताइए। PAC इज इक्वल टू ACR, लेकिन PAC क्या है? क्या ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो PAC टू BAC है? अभी जैसे पिछले सवाल में किया था, बोलो। क्योंकि जब इक्वल ही है तो आधे का डबल लिख दो। अब PAC बताओ, ये पूरा एंगल इसके क्यों इक्वल है? बताओ, व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस? ये ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब PAC को 2BAC लिखा जा सकता है। व्हाई इट कैन बी रिटन? क्योंकि ये तो AB एंगल बाइसेक्टर है, तो पूरे एंगल को आधे का डबल लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ACR को क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखा जा सकता है कार्तिक? अनुराग, AC, हाँ, DCA बोलो, DCA बोलो या ACD बोलो। 2 टाइम्स ऑफ ACD, 2 से 2 कट कर दो तो एंगल BAC किसके इक्वल हो गया? एंगल ACD। तो ये जो BAC है, BAC ये वाला एंगल, तो BAC और ACD ये इक्वल हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है बताइए? ये दोनों एंगल, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है इस ट्रांसवर्सल के? बट these are, लेकिन ये क्या है? but these are alternate interior angle, but these are alternate interior angles। और यदि ये alternate interior angles हैं तो BA किसके पैरेलल हो गया? now BA is parallel to CD, बुक में देख लो तो BA पैरेलल हो गया कि नहीं CD के? ठीक है। और जैसे BA पैरेलल टू CD हो गया तो सिमिलरली माही क्या हो जाएगा? बताओ। हाँ, BC पैरेलल टू AD हो जाएगा। तो इतनी बात तो पता चल गई कि ABCD इज पैरेललोग्राम। सो ABCD इज पैरेललोग्राम, यहां से हम लिख सकते हैं जब ये दोनों चीजें पैरेलल हो गई। सो ABCD इज पैरेललोग्राम। अब जरा देखो इसी फिगर को फिर से देखें तो इस फिगर में हमने देखा था ये ट्रांसवर्सल थी और ये ऐसे कट हो रही थी ना। अब जरा देखो ये A है, ये P है,
ये बी है, ये सी है। इसी तरीके से पी एस एंड क्यू आर है और ये डी हो गया। जरा देखिए कि ये बताओ कि पीएसी और एसएससी मिलके कितना है, बताइए। तो एंगल पीएसी प्लस एंगल एसएसी ये 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। लेकिन पीएसी को मैं क्या लिख सकता हूं अगर ये दोनों एंगल इक्वल है? तो पीएसी को 2 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है, बताओ? पीएसी, हाँ, आप तो 2 टाइम्स बीएसी, और साथ ही एसएसी को 2 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स एसएडी से हमें मतलब ही नहीं है, हमको तो अंदर वाला एंगल चाहिए, हमें अंदर वाला एंगल चाहिए ना। हम एसएडी थोड़ी ना कवर करना चाहते हैं, ये मिल जाए हमें 90 तो हो जाए। तो हम इसे डीएसी लिखें, डीएसी, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? नाउ इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 180 डिग्री। फर्दर देखो, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर BAC और प्लस DAC मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो BAC प्लस DAC को क्या कहा जा सकता है? BAC प्लस DAC क्या BAD कहा जा सकता है? और 2 उधर चला जाएगा और डिवाइड कर देगा, तो फर्दर क्या हो जाएगा? अगर 2 से डिवीजन हो गया, सो आफ्टर डिवीजन ऑफ 2 इट विल बी 90 डिग्री। तो क्या लिखा जा सकता है कि ABCD इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। सो ABCD इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। सो ABCD इज, ये क्या हो गया? तो इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ABCD इज रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ गई? दिव्या, बात समझ में आई? ओके, ना next is now एक और क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 5 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये बात कही गई है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसके इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। सो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्स रेक्टेंगल। लेट अस सी फिगर देखो, तो उसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 ये दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लीजिए। सो इस एंगल का बाइसेक्टर लो, इस एंगल का बाइसेक्टर लो, इस एंगल का बाइसेक्टर लो और इस एंगल का बाइसेक्टर लो, ऐसे। सो दिस इज ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो गिवन
ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और ये भी कहा गया है कि एपी, ठीक है, तो पी क्यू आर एस, सो एपी, एपी भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, एपी, फिर इसके बाद आप सी क्यू ले लो या सी आर, सी क्यू, और इसी तरीके से बी क्यू, और साथ में डी एस। ये सारे क्या है? These are angle bisectors। किसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं? ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ क्या करना है? सो टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। अब जरा देखो कि एंगल, प्रूफ देखिए, एंगल डी, पूरा एंगल डी लिया, और एंगल ए ये 180 डिग्री है, तो दिव्या ये 180 डिग्री क्यों है? डी और ए का सम, ये बात सही है, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल डी को 2 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है? ये सही बात है, तो 2 टाइम्स ए डी एस, क्योंकि हम इस अंदर वाले एंगल में कंसर्न है। यद्यपि ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन मैं इस पे कंसर्न हूं, और इसी तरीके से ये भी दोनों इक्वल है, तो ए को 2 टाइम्स क्या लिखें? ठीक है, तो 2 टाइम्स डी ए एस इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया जाए तो ए डी एस प्लस डी ए एस इज 180 डिग्री। सो ए डी एस प्लस डी ए एस ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन बताओ ए डी एस और डी ए एस और प्लस डी एस ए ये तीनों मिलके क्या हैं? ADS, ठीक है, और DAS और प्लस DSA ये मिलके 180 डिग्री है। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। तो अब लेकिन इन दोनों एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री ऊपर दिया ही था, तो उसी चीज को यहां रख दिया, प्लस DSA इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DSA क्या हो जाएगा नाउ? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ये दिखा दिया। नाउ DSA इज 90 डिग्री। जैसे DSA 90 डिग्री हुआ है, उसी तरीके से बुक में देखो DSA 90 किया है, तो क्या वैसे दूसरा एंगल कौन सा किया जा सकता है अनुराग? क्यू में तो बहुत सा है। अच्छा, DSA 90 है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है जो कि वर्टिकली अपोजिट है उस? यस, हाँ, तो एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल DSA। ऐसा क्यों है? 90 डिग्री, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, जैसे मैंने PSR को 90 किया है, अब उसी तरीके से मैं और किसको 90 करूं सिमिलरली? ये बात सही बताने में आई। तो एंगल PQR को भी 90 किया जा सकता है। तो ये बात हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि एंगल PQR को हमने 90 कर दिया है। फिर फिगर में आप जरा फिगर में देखिए, क्या एंगल A और एंगल B को 180 किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो क्यों? इट इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर angles. Now, Udayveer, are you there? प्रार्थना, अब ये बताइए, उदयवीर बताइए, एंगल ए को 2 टाइम्स क्या लिखें? तो 2 टाइम्स एंगल DAS न लिखो, और कुछ बताओ। DAS की जगह कुछ और नहीं है आपके मन में? PAB लिखो, क्योंकि ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब नीचे वाला भी तो, हाँ, अब हमें जो APB एंगल के हिसाब से देखो, तो एक ये है, एक ये है,
और फिर इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो अब ये देखो ए और बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, और ये पी है, तो पी क्यू आर एस। तो बताइए एंगल ए को मैं 2 टाइम्स क्या लिखूं? वैसे तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन मुझे तो अंदर वाला चाहिए ना, नहीं तो फिर पी कैसे निकलेगा? और इसी तरीके से मैं इसे 2 टाइम्स पी ए बी लिख दूं, तो 2 टाइम्स पी ए बी। ये लिखने के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ए पी इज एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ऊपर भी दिखाना पड़ेगा। और एंगल बी को क्या लिखूं? 2 टाइम्स, हाँ 2 पी बी ए इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों मैंने लिखा? क्योंकि पी ए एंड पी बी ये क्या है? दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। अब अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं और उससे डिवाइड कर दूं तो क्या हो बताओ? तो पी ए बी और प्लस पी बी ए मिलके क्या हो जाए? 90 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद मैंने 2 को उधर ले लिया, देन इट इज 90 डिग्री। लेकिन ये बताओ कि जो इसे मैं ASP लिख देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी को। आगे देखिए, तो यहां तक की बात हो गई। नाउ फर्दर, अब देखो कि कौन से 3 ऐसे एंगल हैं जो कि, एक तो PAB, बुक में देख लीजिए, PAB, PBA और साथ में APB, ये दिस इज 180 डिग्री। सो ये 180 डिग्री क्यों है? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, इन दोनों का सम क्या आ चुका है? 90 डिग्री, और प्लस APB इट इज 180 डिग्री। तो एंगल APB क्या हो गया? क्या 90 डिग्री। अब अच्छा कार्तिक, अगर एंगल APB 90 डिग्री है तो सिमिलरली दूसरा कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बोलो। DRC is 90 degree, as all 4 angles of PQRS are 90 degree, so PQRS is rectangle as all 4। आप चाहें तो उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, वो जो चारों एंगल आपके 90 आए हैं, तो आप चाहें तो हाईलाइट कर लें। जैसे एक ये हमारा आया है, एक ये आया है, तो चारों एंगल आ गए। तो इस तरीके से एज ऑल 4 angles of PQRS are 90 डिग्री। हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं किया है, हमने सिंपली इसके चारों एंगल को 90 का दिया है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में कोई और 4 एंगल्स 90 डिग्री हों तो ये कहा जा सकता है कि इट इज रेक्टेंगल। सो PQRS इज रेक्टेंगल, हेंस प्रूव। तो ये चीज प्रूव हो गई। अब देखो, इसके बाद एग्जाम्पल 6 देखिए। नाउ एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? हटा दें, हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 6। सो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 6 सेज कि ABCD is parallelogram in which P and Q are midpoints। तो पहले ABCD एक पैरेललोग्राम बनाओ। तो ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। सो ABCD, A
BCD इस पैरेललोग्राम एंड P and Q इसके मिड पॉइंट हैं, P and Q आर मिड पॉइंट। अब AQB मिला दो, AQB इसको इससे मिला दिया और DPC मिला दो, इसको ऐसा मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। अच्छा ये मिड पॉइंट है, आधे आधे हैं और साथ में ये भी आधा आधा है। तो इस तरीके से गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम एंड P and Q are midpoints of AB and DC। तो प्रूफ क्या करना है, बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो पहले क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट प्रूफ करना है कि APCQ इज पैरेललोग्राम, APCQ इज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम APCQ देखें कौन सा है, जैसे ये प्रूफ करवा रहा है, ये वाला है। सो दिस इज, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा ये बताइए कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या AB DC के पैरेलल होगा और AB इक्वल टू DC भी होगा क्या? अच्छा अगर AB DC के पैरेलल है तो क्या AB का एक पार्ट AP वो भी पैरेलल होगा DC के एक पार्ट QC के? ठीक है, ये होगा दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और साथ में AB अगर DC के इक्वल है तो AB को क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है AB को, ऐसा? हाँ, तो 2 टाइम्स AP लिखा जा सकता है। फिर DC को क्या लिखा जा सकता है 2 टाइम्स, हाँ तो 2 टाइम्स QC लिखा जा सकता है। DQ नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा ना। हमारा तो इससे कंसर्न है, अगर ये थ्योरम 8.8 है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये और ये अगर पैरेलल दिखा दें, पैरेलल तो यहां से दिखा दिया है कि AP इसके पैरेलल है, हमें अब इक्वल दिखाना है ना। तो DC को 2 टाइम्स क्या लिखें बताओ, बुक में देख के QC, तो 2 टाइम्स QC और 2 कट गए और यहां लिख दो कि P and Q आर मिड पॉइंट्स, तभी मैंने ये लिखा है मिड पॉइंट्स। तो एक रीजन भी देना होगा। तो AP क्या हो गया, QC के इक्वल हो गया। AP QC के इक्वल भी है और AP QC के पैरेलल भी है। सो इफ वन पेयर ऑफ, तो ऐसे पूरा ही लिख देना, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, then it is parallelogram। सेकेंड पार्ट प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली करके कर देना है। तो सेकेंड पार्ट में आपसे वो क्या कह रहा है, हाँ सेकेंड पार्ट में वो ये कहना चाहता है कि DPBQ, जरा DPBQ देखो, DPBQ तो ऐसे करवा रहा है, तो ये भी वही चीज तो हो गई। DPBQ क्या वही नहीं हुई? तो इस तरीके से टू प्रूव DPBQ is parallelogram, तो proof similarly as part 1, DPBQ can be proved as parallelogram। ऐसे लिखा जा सकता है, hence proved। ये थ्योरम 8.8 है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अगर इक्वल है और सिमिलर है तो उसे क्या कहा जाएगा, देन इट इज पैरेललोग्राम। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास
एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में इसको इससे मिला दिया गया मिड पॉइंट से और इसको इससे मिला दिया गया इसके मिड पॉइंट से, तो अब जो बीच में निकल के आ रहा है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो भी एक पैरेललोग्राम है, जबकि ये P और Q है और जहां ये कट कर रहे हैं वो R और S है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि PQRS इस पैरेललोग्राम, तो ये बीच वाले को प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, आपने ये प्रूफ किया था कि ये पूरी लाइन के पैरेलल है, तो क्या इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट के पैरेलल नहीं होगा? पूरी लाइन के पैरेलल है, तो उसमें एक पार्ट के पैरेलल हो जाएगा। और इधर देखिए ये वाला भी पैरेललोग्राम था, तो ये पूरी लाइन के पैरेलल है, तो क्या आधी लाइन के पैरेलल नहीं होगी? तो इससे भी प्रूव किया जा सकता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। Let us see what is needed to be proved and how we will prove it. So, जरा देखो। So it is needed to be proved that if PQRS is parallelogram, PQRS is parallelogram। अच्छा, अब आप ये देखिए कि DQ is parallel to PV, पहले लिखो DQ किस लिए PV के पैरेलल है, प्रूफ। DQ is parallel to PV, माही क्यों पैरेलल है? DQ is parallel to PV, भाई बोलो। अच्छा, आप बताइए। पार्डन? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि DP BQ पैरेललोग्राम। सो DP BQ पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड, तो DP BQ इज पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। अच्छा, तो क्या मैं SQ को PR के पैरेलल लिख दूं? दैट इज PR। वाई? क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और ऐसे ही यहां देखिए कि PA और CQ क्यों पैरेलल है? PA और CQ, सो PA इज पैरेलल टू CQ। व्हाई इट इज? बिकॉज यहां पर फिर पार्ट 1 में APCQ पैरेललोग्राम है, APCQ इज पैरेललोग्राम, तो इसका पार्ट क्या हुआ? क्या PS और RQ पूरी लाइन पैरेलल है, तो क्या आधा भी नहीं पैरेलल होगा? ये इस पूरी लाइन का आधा ले लो, इस पूरी लाइन का आधा ले लो, तो PS इज पैरेलल टू RQ, दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब ये दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये। सो इससे क्या इंप्लाई हो जाता है कि PQ that is PRQS is parallelogram, so QS is parallelogram है। बात समझ में आ गई कि क्यों पैरेललोग्राम? दिव्या समझ में आ गई बात? Am I audible? Okay, ठीक है। Now, so ये थ्योरम 8.8 कहती है कि if one pair of opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral is parallelogram। अब देखिए,
मिड पॉइंट थ्योरम का आपके टीचर ने क्या कहा है? मिड पॉइंट थ्योरम आएगी कि नहीं आएगी? प्रूफ। ओके ओके, नहीं आएगी ना। मिड पॉइंट थ्योरम को आएगी कौन? दिव्या बोल रही है। और किसके में नहीं आएगी? देखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टेट इट एंड उसका प्रूफ करते हैं। कन्वर्स को सिर्फ स्टेट कर दें ना। मिड पॉइंट थ्योरम सेज इफ in a triangle the midpoints of two sides are joined, then the line segment formed is parallel to third side and half of it। तो वो पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। हाफ लिखा नहीं बट उसको हम यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज करना होगा। सो अगर लिखना भी है हाफ ऑफ इट तो ब्रैकेट में लिखना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो मिड पॉइंट थ्योरम, that is the line segment joining the line segment joining the midpoints of two sides, midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side, parallel to third side। इतना ही लिखना, बाकी एंड हाफ ऑफ इट ये आप प्रूव करेंगे। हाफ ऑफ इट ये थ्योरम में मत लिखना। जरा देखिए कि हमको ये दिया गया है, सिर्फ दिया इतना ही जाएगा। आपको ट्रायंगल हो सकता है दिया भी ना जाए, खुद बनाना पड़े। ए बी सी इज ट्रायंगल और E and F are midpoints, इतना ही दिया है। अब प्रूव करना पड़ेगा EF is parallel to BC। So given A, ओके फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ। So ओके नाउ अभी कुछ क्लियरिटी है? ओके नाउ इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि फोन बदलें? ओके ठीक है। नाउ ABC इज ट्रायंगल E and F। E is midpoint of AB, F is midpoint of AC। इतनी चीज दी है और प्रूफ क्या करना है? EF is parallel to BC। प्रूफ देखिए, प्रूफ के अंदर ही कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो जो हम प्रूफ करेंगे वही कंस्ट्रक्शन होगा। नाउ अब देखिए, ओके नाउ प्रूफ में हम क्या करेंगे? यहां से एक पैरेलल लाइन ले लेंगे, तो ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ले लो। आप चाहे CX ले लो, बढ़ा लो बहुत सारा आगे CX, एंड एक्सटेंड EF अप टू D और उसे D तक बढ़ाएं। तो देखो कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ CX पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल खींच दो और एक्सटेंड EF अप टू D, एक्सटेंड EF which cuts
जो कि कट करती है, which cuts CX at D, जो कि CX को कहां पर कट करेगी, D पर कट करेगी। इतनी बात है। अब जरा देखें, हमारे पास ये और ये इक्वल है, बोलो। अच्छा ये बताओ कि ये और ये इक्वल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की वजह से पैरेलल हैं, और पैरेलल में ये एंगल इसके क्यों इक्वल होगा, ये वाला इसके क्यों इक्वल, क्योंकि भाई ये दोनों पैरेलल जा रही हैं और ये उसको ट्रांसवर्सल कर रही है, तो एक जेड बन रहा है, चेक कर लो, जेड बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें एस लगा सकते हैं, अब एस कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो अभी ऐसे देखो, एस ये वाला लेना, ये बताइए कि इन दोनों को मत लो, ये बताओ ये साइड इसके इक्वल है क्या, तो ए ऐसे लग जाएगा, ए ऐसे लग जाएगा, बताओ ये, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और एफ किसका मिड पॉइंट है, बताओ एसी का क्या, तो बताओ क्या ए एफ और सी एफ इक्वल होंगे, क्योंकि एफ मिड पॉइंट दिया है, ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट और ये वर्टिकली अपोजिट। तो क्या लिखा जाए, माही बताओ कि प्रार्थना आप बताइए कि कौन कौन से ट्रायंगल लिए जाए इन ट्रायंगल, बोलो बोलो, ए ई एफ एंड क्या पता, सी डी बोलना चाहिए था, सी से चलती क्रॉस से, जब उधर क्रॉस से चली थी तो करस्पॉन्ड भी तो कराओ, और फिर खाली वाले में चलती डी की तरफ, तो ट्रायंगल सी डी एफ। आगे बताइए माई, ये सही बताया, डी सी एफ, वाई इट इज सो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट बताइए, ए इज इक्वल टू सी डी, क्यों बोल रहे, ए ई सी डी के इक्वल है ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं आपको, आप किस बेसिस पे कह रहे हो, बेसिस बताओ, या तो हमें तो नहीं पता इक्वल है। पार्ट्स तो कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी इक्वल थोड़ी ना होगी। बोलो अगला, दिव्या बताओ, हाँ बोलो, क्यों, हाँ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, और बोलिए अनुराग, ए एफ ई इज इक्वल टू सी एफ डी, ठीक है, सी एफ डी दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्राइटेरिया बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ए ई एफ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। आगे क्या करोगे, मान लो हमने कॉन्वर्ट कर लिया, सी बी सी टी क्या लगाओगे, बोलो, ए इज इक्वल टू सी डी, चलो ए इज इक्वल टू सी डी, अच्छा ए सी डी के और क्या करना चाहते हो, हाँ अच्छा, क्योंकि ए ये बात सही है, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी गिवन है, तो इसलिए आप क्या करना चाहते हो, ए की जगह क्या कर लोगे, बीई इज इक्वल्स टू सी डी। अच्छा और आगे कोई आपके पास और इंफॉर्मेशन है जिससे कि मैं इसे प्रूव कर सकूं, ए बी तो सी डी के इक्वल हो गया, आगे क्या करें, क्या ये बताओ कि
बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, क्योंकि हमने उसे ड्रॉ ही किया था बाई कंस्ट्रक्शन। ये दोनों पैरेलल नहीं ड्रॉ किए थे, बीई और सी डी। जरा ऊपर चेक करो तो हमारे इस फिगर में क्या ये पैरेलल नहीं थे? तो ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया है और ये इसके पैरेलल भी हैं, तो बीई। हाँ, तो अगर एक पेयर ऑफ लाइंस अगर इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो थ्योरम 8.8 से क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम। तो मैं लिख देता हूं बीई इज पैरेलल टू सीडी बाय कंस्ट्रक्शन। सो इसको लिख लें। फर्दर बीई इज पैरेलल टू सीडी बाय कंस्ट्रक्शन। सो बाय थ्योरम 8.8 आप पूरा लिख लीजिएगा, 8.8 है। सो इससे क्या हो गया कि बीई डीसी, बीई डीसी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या ईडी इज पैरेलल टू बीसी हो जाएगा? पूरा ईडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, जैसे बुक में भी दिया है, देख लो वही फिगर है, वही सारे नाम है। अगर ईडी पैरेलल टू बीसी हो गया तो क्या ईएफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगा? बीसी। तो ये क्यों हो जाएगा? क्या पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये यहां तक के थ्योरम प्रूव हो गई कि ये चीज इक्वल है। नाउ अगर एक सीपीसीटी हम और लगा देते, हमने एक सीपीसीटी कम लगाई है, तो फर्दर बाय सीपीसीटी बताओ। यस, क्योंकि ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से क्या चीज हो सकती है? तो इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाला भी तो इसके इक्वल हो सकता है। सो बाई सीपीसीटी जो कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सीपीसीटी लगा दी, यही है कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी ऑफ 1। अच्छा, ओके, बाई सीपीसीटी ऑफ इक्वेशन 1 लेट मी, ठीक हो गई बाकी लोगों के लिए? बताइए, नहीं क्लियर? ओके, फोन चेंज करो। नाउ Am I audible? आवाज आ रही है? ओके ना, अब देखो कि यहां तक बात हो गई। अभी कुछ क्लियर हुआ? नाउ इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब सीपीसीटी इसकी फिर से लगाओ जरा, तो बोलो ईएफ किसके इक्वल हो गया? डीएफ। ईएफ डीएफ के इक्वल हुआ। ईएफ किसके इक्वल हुआ बताइए? इट इज इक्वल टू डीएफ के इक्वल हो गया। तो अब यहां पर ये चीज कही जा सकती है कि ED इज इक्वल टू BC। वाई ED इज इक्वल टू BC? क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम? बताओ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज होगी। सो इट इज ड्यू टू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज इक्वल हो गई। नाउ
अब अगर ईडी को क्या लिख सकते हो, क्या 2EF लिख सकते हो? बताइए, ईडी को क्या लिख सकते हो? क्योंकि यदि इक्वल है तो इसे लिख लो 2EF इज इक्वल्स टू BC। तो EF किसके इक्वल हो गया? क्या हाफ BC? तो ना सिर्फ वो पैरेलल होता है बल्कि उसके हाफ भी होता है। तो दो चीजें प्रूव हो गई। दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, इट इज पैरेलल एज वेल एज, पैरेलल भी होगा और साथ ही साथ में इक्वल भी होगा। नाउ अब देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। वो जस्ट इसका उल्टा कहती है कि किसी के मिड पॉइंट से चले, इफ a line segment starts from midpoint of one side and goes parallel to some other side, then it cuts the third side at midpoint, just bisects the third side। तो ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ midpoint। ओके, तो इसका प्रूफ आएगा नहीं तो इसलिए हम करा नहीं रहे। प्रूफ अगर आएगा तो midpoint थ्योरम का ही आएगा। Okay. Now, that is converse of BPT. What does it state? So, converse of BPT, it states the line drawn through the midpoint of one side, sorry, MPT. So the line BPT 10th में, the line drawn through the midpoint, तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब समझो कि मिड पॉइंट से चले और मिड पॉइंट से चल रही है और पैरेलल चले, इसके पैरेलल, तो जहां ये कट करेगी वो भी मिड पॉइंट होंगे, बाइसेक्ट करेगी। एंड parallel to another side and parallel to another side bisect the third side। ये चीज है। इसमें भी अगर आपको कुछ करना हो तो आपको ज्यादा नहीं करना है, इसमें भी आपको बस वैसे ही पैरेलल लेना है CX और बाकी सब कुछ वही करना, अपने आप बात बन जाएगी। ABC और CX ले लेना और इसको इससे मिला लेना। ये E है, ये F है, ये D है। अच्छा, इस केस में ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, बस यही इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये अल्टरनेट हो जाएगा। क्या बोलो? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और जब ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो लाइन अगर एक्सटेंड की जाए तो क्या पूरा पैरेललोग्राम मिल गया है आपको? जरा ध्यान दो, बोलो। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल बनाया ही है और ये इसके पैरेलल, तो क्या ये पूरा पैरेललोग्राम है? बोलो। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है? आमने और सामने, तो ये इसके इक्वल हो गई, तो ये इसके भी इक्वल, तो बताओ ये इसके इक्वल हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया बनेगा? बोलो। ऐसे क्यों बोल रही हो? AS क्यों नहीं बोल रही हो? AS बताओ।
AAS, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट साइड। तो AAS बना, बीच में कहाँ साइड आ रही है? क्या आपके हिसाब से आ रही? तो बताओ हमको, बताइए। नहीं आ रही ना? चलो एग्जाम्पल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार आ चुका है। सो अब इसे अच्छे से देखो। तो एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तीनों साइड के मिड पॉइंट को, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये। तो अगर हमारे पास ABC और DEF 60% क्वेश्चन एग्जांपल से आएंगे, इतना आप ध्यान रखिए, एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन एग्जांपल से आएंगे। तो DEF ये चीज है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और साथ में ये चीज इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है? ABC is triangle and DEF are its midpoints. DEF are its midpoints. अब आपको ये प्रूव करना है कि ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। टू प्रूव, ठीक है, all 4 triangles formed are congruent. मिड पॉइंट थ्योरम 8.9 है, जबकि 8.10 दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, अब जरा देखो प्रूफ में ये बताइए, D and F are midpoints of AB and AC. D and F are midpoints of AB and AC respectively. तो बाई MPT क्या हो जाएगा? है रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला पहले का मिड पॉइंट है, दूसरा दूसरे का मिड पॉइंट है। कोई ऐसा ना मान ले कि डी बाद वाले का है, क्रम से है। दीज आर इन ए सम सीक्वेंस, पहला पहले का, दूसरा दूसरे। ओके, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगी कि डीएफ किसके पैरेलल है? क्या बीई के पैरेलल है? बोलो। और डीएफ क्या हाफ ऑफ बीसी है? बोलो। DF is equal to half of BC। बोलो, ये भी बात सही है कि नहीं? ये इसके पैरेलल है और हाफ ऑफ BC है। क्या कोई मुझे नहीं, अभी नहीं लिख सकते। मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि जो बीच वाली लाइन है वो नीचे का हाफ होती है, तो वो लिखा होता है कि नहीं? और हाफ ऑफ BC को अब लिखोगे भी, पहले लिख दोगे तो वो एमपीटी का रिफर नहीं है, रेफरेंस उससे नहीं आएगा, वो उसका एक्सट्रैक्ट नहीं है, आपको यही लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हाफ BC को क्या लिखोगे बताओ? DF is equals to BE। ऐसा क्यों है? क्योंकि E is मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, ये बताइए कि DF BE के इक्वल भी है और DF BE के पैरेलल भी है, तो थ्योरम 8.8 क्या कहती है? सो बाय थ्योरम 8.8 DFBE is parallelogram. So DFBE is parallelogram and DE is its diagonal। देखो, DFBE एक पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ क्या उसका एक डायगोनल भी है, DE। बोलो, तो ये तो डायगोनल है कि नहीं? तो डायगोनल क्या करता है किसी पैरेललोग्राम का? DE is its diagonal। Diagonal divides parallelogram into two congruent triangle। Diagonal divides
पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसलिए जरा ये बताओ कि यहां से जेड बना लो अपने मनी मन में, ये इसके इक्वल हुआ क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो जेड नहीं बनेगा। ये एक एंगल, ये आमने सामने के भी इक्वल होते हैं क्या? अब राउंड से क्रॉस तक यहां भी चलो, राउंड से क्रॉस तक यहां चलो, चलो यहां से चलो तीसरे से। अगर मान लो खाली वाले से चलते हैं और फिर क्रॉस पे, तो डी ई एफ, ये मुझे बताओ कि डी ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल उसी क्रम में चलना, डी ई एफ जैसे मैं बोल रहा हूं। सो ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अनुराग बताओ, डी ई एफ, डी ई एफ खाली वाले से चले, फिर क्रॉस में चले, फिर राउंड पे चले, तो ई डी बी, हाँ ट्रायंगल ई डी बी ये हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर किया हुआ है, तो बाकी चीज भी सिमिलरली की जा सकती है। अब बाकी को आपको प्रूव नहीं करना है, सो सिमिलरली यहां पर आप क्या दिखा देंगे कि देखिए ये सो सिमिलरली और कौन सा पैरेललोग्राम हो जाएगा? तो क्या इसी तरीके से जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, तो क्या ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा? क्योंकि हर चीज तो मिड पॉइंट है। अब ये भी तो मिड पॉइंट है, इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट है, तो इसका भी यहाँ है। तो अब ये बताइए कि DEFA एक पैरेललोग्राम होगा क्या? DEFA इस पैरेललोग्राम, अब जैसे यहाँ क्रॉस है तो वहां पे कहाँ क्रॉस आएगा? किधर पे क्रॉस लगाएं बताओ जरा। हाँ, क्योंकि अपोजिट है, और यहां डॉट है तो इधर कहाँ डॉट लगाएं? डी पे डॉट लगा दिया। तो अब मुझे बताइए कि यही DEF, तो DEF किसके तो खाली वाले से चलना और क्रॉस पे चलना, तो FAD। अब जरा देखें, इसी तरीके से एक हमारे पास और ट्रायंगल बनता है, दैट इज ये। तो क्या ये ट्रायंगल भी, ये भी, ये जो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है, तो इसे लिखे सिमिलरली। तो DECF इस पैरेललोग्राम, तो DECF पैरेललोग्राम है। तो अब मुझे बताइए कि यदि यहां डॉट है तो दिव्या अब मैं कहां डॉट लगाऊं? FEC। अच्छा, और यहां पे एक इधर क्रॉस था, तो इसको देख के बता सकती हो कि क्रॉस कहां लगाऊं? ये सही बात है। तो अब मुझे दिव्या आप बता दीजिए कि ट्रायंगल DEF ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, सो इट इज CFE। अब ये जो हमारे पास तीन चीजें आई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सो बाय 1 2 3, 1 2 and 3, so all 4 triangles are congruent। इसके बाद आप क्या लिख दो? by 1 2 3 all 4 triangles are congruent hence to। या तो आप सबके आगे एक लाइन से ही लिख डालो कि सब congruent है, तो भी चल जाएगा। अब जरा देखिए कि now next is okay। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिखा रहा है कि 3 लाइंस
आपस में पैरेलल है और उसको एक सिंगल ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उनके बीच में जो भी सेगमेंट बनते हैं उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो उनके बीच में जो सेगमेंट बनते हैं उनको इंटरसेप्ट्स कहते हैं। सो एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। ओके, ठीक है, तो राइट डाउन, पहले तो आप 3 लाइंस ले लें, तो 3 पैरेलल लाइंस, एंड 3 पैरेलल लाइंस को एक लाइन तो ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रांसवर्सल है, और दूसरी ऐसे इंटरसेक्ट करती है। तो L M N, these are 3 lines, L M N, और उनको जो इंटरसेक्ट करती है वो P Q है। अच्छा, जहां जहां इंटरसेक्ट करती है वो A B C D E F, और साथ में इसको मिला दिया गया है, तो वो पॉइंट कौन सा बना? G। तो ये सब मिला दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है गिवन में क्या क्या है कि L M N are parallel, P and Q are transversal, इतनी बात कही गई है। और नाउ जरा पढ़ो, सवाल में दिया A B and B C इक्वल इंटरसेप्ट है, ये दे दिया गया है, ये इक्वल है। इंटरसेप्ट का मतलब जो बीच में कट होता है ना किसी चीज के, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। सो इट इज AB is equals to CD आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। अब आपको क्या प्रूव करना है कि DE एंड FE, तो DE एंड FE आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी काटो, तो वो कह रहा है कि मान लीजिए ये 3 लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो अब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, तो इसमें ये चीज अगर इसके इक्वल है तो आप क्या सोचते हो कि ये भी इसके इक्वल होगी, जबकि मैंने ये ज्यादा तिरछी बनाई है कि नहीं होगी। चाहे कितनी भी तिरछी बना लो, वो ये इसके इक्वल है, एक में ये वाला इसके इक्वल है, तो क्या ये भी इसके इक्वल होगा? हो ही जाएगा, क्योंकि ना अगर मान लो आप यहां से एक ट्रायंगल बना लो, तो ये वाला इसके इक्वल होगा ही, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो ये इक्वल होगा, फिर ये एंगल भी इक्वल होगा, और फिर ये 90 डिग्री, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो जाएगी क्या? बोलो, तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद फिर CP CT से क्या ये इक्वल नहीं हो जाएंगे? बोलो। तो ऐसा ही कुछ है, हर चीज चाहे कैसी भी टेढ़ी से टेढ़ी लाइन बना दो, अगर 3 पैरेलल लाइंस है, आप अपनी रूल बुक में जो कुछ जिसमें रूल है, आप टेढ़ी मेढ़ी कैसी कितनी भी लाइन बना दो वो इक्वल ही रहेंगी इंटरसेप्ट। तो हमें ये पता करना है कि DE इज इक्वल्स टू EF। जरा देखें प्रूफ, इसको मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ये बताओ कि B किसका मिड पॉइंट है? इन ट्रायंगल ACF में लेना, इन ट्रायंगल ACF, हाँ। सो B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। माही और आगे बोलो, आगे क्या लिखा है? जी हाफ तो नहीं है, यहाँ गड़बड़ कर दिया। दिव्या बोलो, बहुत अच्छा। BG पैरेलल टू CF बोलो, CF है ये। आगे बोलो, अभी तक ठीक बोल रही हो, आगे बोलो। मिड पॉइंट से चली, अरे तो कुछ तो यहाँ रेफरेंस तो दो, क्यों है? मिड पॉइंट से चली और पैरेलल चली, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? बताओ। मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है।
बताओ। हाँ, सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से चलिए पैरेलल चलिए, क्योंकि हाँ बोलो बताओ। तो हो ही जाएंगे, वही मैं करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद वो उल्टा ट्रायंगल ले लूंगा ऊपर वाला। ये और कोई रास्ता ही नहीं है, मिड पॉइंट से चला और इसके पैरेलल नहीं चला। बीजी पैरेलल नहीं है क्या? बीजी क्यों पैरेलल है? क्योंकि बीजी इट इज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। पूरा बी पैरेलल था सीएफ के, लेकिन बीजी भी तो सीएफ के पैरेलल हो सकता है कि नहीं? क्यों क्यों पैरेलल बताओ? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो क्या हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ इंफिनिटी जी इज मिड पॉइंट ऑफ एएफ। अब इतनी बात हो गई, यानी एजी इज इक्वल टू जीएफ हो गया। कार्तिक आगे बताइए अब क्या करूं? इन ट्रायंगल एएफ भी सही कह रही हो, एएफडी। आगे बताओ। जी इज ठीक है मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ एएफ। और बोलो एडी कहां है? एडी पैरेलल टू, हाँ तो जी, क्योंकि जीई है वो उसके भी पैरेलल हो जाएगा। जीई इज पैरेलल टू एडी, ठीक है। दैट इज अगेन यू कैन राइट पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब कौन सा लगाएं? अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं कि कन्वर्स? हाँ कन्वर्स, क्योंकि मिड पॉइंट से चलिए पैरेलल चली। ये कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ एनपीटी। तो इससे क्या एक्सट्रैक्ट आएगा? तो E is the midpoint of DF. So that is DE is equals to EF. तो इससे ये प्रूव हो गया कि DE और EF इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। ओके, नाउ इतनी बात हो गई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सर्कल छोटा चैप्टर है तो सर्कल को भी हम करा देंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, वेलकम बेटा।